सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालेन, 2 IAS ऑफिसर्स इन दिल्ली एंड नोएडा और तमाम फार्मर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। क्या कॉमन है इन लोगों में? इन लोगों में ये कॉमन है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, क्योंकि इनको ज़िंदगी को फेस करने की क्षमता नहीं थी, ज़िंदगी को फेस करने की ताकत नहीं थी। क्या ज़िंदगी इतनी आसान है? क्या हमारे ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? या हमारी अपनी जान की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक सुसाइड और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसको लेके हाजिर हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस अवेयरनेस को हम लोग बढ़ा सकें। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इस डिप्रेशन से हम सब इफेक्ट हुए हैं। 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार आप देखें मीडिया में इस पर बहस चल रही है, तमाम बेसिर पैर की बहस चल रही है, बॉलीवुड के नेपोटिज्म का जिक्र हो रहा है और तमाम कॉजल फैक्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसको लेके मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाऊं और हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग इसको अगर रोक सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड में तकरीबन 8 लाख लोग हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 20 to 25% शेयर हमारे इंडिया को जाता है। इंडिया इज़ डेफिनेटली ए बिग कंट्री। और इन जिन स्टेट्स का मैं जिक्र करूँ तो तमिलनाडु और चेन्नई और केरला, ये और बंगाल और आसाम, इन स्टेट्स में ज़्यादा सुसाइड रेट माना गया है, जिसमें तकरीबन 15 to 17% जो सुसाइड रेट्स है वो इन स्टेट्स में है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। यूपी और बिहार, जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सारे डिजीजेस के आंकड़े हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट सरप्राइजिंगली सुसाइड रेट बिहार में सबसे कम है और यूपी में भी सुसाइड रेट काफ़ी कम है। तो ये मैं समझता हूँ कि देयर इज समथिंग टू चेरिश अबाउट उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पीपल आर a bit more mentally strong in these states, I think. अब जहाँ तक मेल फीमेल रेशियो की बात आती है तो इट इज ट्वाइस एज कॉमन इन मेल एज फीमेल्स। उसकी वजह मैं समझता हूँ क्योंकि मेल को हमारी सोसाइटी में जिम्मेदारी दी गई है, और कहीं ना कहीं अर्निंग की जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी, फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी क्योंकि मेल्स पर होती है, तो मेल्स ही इसको ज़्यादा स्ट्रेस को लेता है अपने ऊपर, और जब वो अपने आप को इन सारे जगहों पर फेल पाता है तो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके वो ज़िंदगी से निजात पाने की कोशिश करता है। इसलिए इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ट्वाइस एज कंपेयर टू फीमेल्स। अब बात हम लोग करते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं। 90% केसेस में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने सुसाइड किया है वो किसी मेंटल इलनेस या डिप्रेशन का शिकार थे। और मेंटल इलनेस एक ऐसी हमारी समाज में चीज़ें हैं जिसको अभी भी हम लोग साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करना या लोगों को बताना एक टैबू समझते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपने डिस्कशंस में मेंटल इलनेसेस को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। साइकेट्रिक की हेल्प, सोसाइटी की हेल्प, सोशल हेल्पलाइन की हेल्प, इन सब की हेल्प हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको मैं अपने लेटर टॉक्स में, अपने बात के हिस्से में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरा वीडियो उसको आखिर तक देखिए, जिसमें मैं इसके बचाव के कारण भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात आती है कि भाई एक जो कॉमन फैक्टर देखा गया कि सेंस ऑफ फेलियर है, कि अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी वर्थ नहीं है, मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर कोई लव रिलेशनशिप्स में, लव अफेयर्स में फेल हो जाए, उसको लगता है कि अब इसके आगे की ज़िंदगी मेरी बिल्कुल बेकार है, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। मैरिटल अफेयर्स में जहाँ अगर आप देखते हैं कि शादीशुदा संबंधों में दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को फिनिश कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो देखा गया है कि जो प्रोफेशनल प्रेशर्स होते हैं, कि मर्द को लगता है कि अब उसने मान लीजिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर रखा है, उसका कर्जा इतना डूब गया है और उसको लगता है कि अब मैं अगर कमा कर इसको वापस नहीं कर पाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। तो ऐसे में कई इंसिडेंसेस हमने देखे हैं कि लोगों ने अपनी फैमिली को भी मार दिया है और ख़ुद को भी बाद में सुसाइड कर लिया है। इसी तरह अगर हम लोग फार्मर्स को देखें, फार्मर्स के कितने तकरीबन इंडिया में हर साल 10 से 20 हज़ार फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूजुअली जो फार्मर्स हैं वो फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं होती है, और इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि साहब ये बहुत ही पढ़े लिखे या एजुकेटेड लोगों की बीमारी है। ये इक्वली रैम्पेंट है वहाँ पर भी
जहाँ पर लोगों के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, रूरल बैकग्राउंड में भी इतनी ही कॉमन पाई जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने माइग्रेंट वर्कर्स जो कि लेबरर्स क्लास को बिलोंग करते हैं या जो फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं तो वे सुसाइड नहीं करते। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर हम लोग मुद्दे पे आए तो देखें क्या है सच्चाई, क्या है सच्चाई। ये है कि ये लोग वो हैं जो शायद मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं थे। हम लोग बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग फिजिकल एंड्योरेंस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे पास क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि साहब मेरा बच्चा बहुत कमजोर है। कोई ये नहीं जिक्र करता है कि मेरा बच्चा मेंटली बड़ा वीक है, बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है या बहुत जल्दी गुस्सा करता है। ये कंप्लेंट लेके हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आता है। तो दोस्तों एज ए फैमिली मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस मेंटल एंड्योरेंस के ऊपर बहुत जोर देना है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आज की तारीख में हम लोग देखें कि धीरे धीरे हम लोग के 1981 में जो सुसाइड रेट था वो इंडिया में सिर्फ 9% था, जो कि 2007 में बढ़ के 12 से 13% हो गया और आज 2020 में वही तकरीबन बढ़ के 17 से 20% हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा समाज प्रोग्रेस करता जा रहा है वहीं पर ये सुसाइड के इंसिडेंसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास प्रेशर हैंडलिंग की टेक्निक्स नहीं हो डेवलप हो पा रही हैं। हम अपने बच्चों को, हम अपने सोसाइटी में, हम अपने दोस्तों को प्रेशर हैंडलिंग के तरीके नहीं सिखा पा रहे हैं। इसी वजह से लोग मेंटली तौर पे कमजोर होते चले जा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द रोल कि हमारे पास, मैं इनको 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा कि हमारा रोल क्या है। मैं इसको डिस्कस करूंगा रोल एज ए पेरेंट, रोल एज ए फ्रेंड एंड रोल एज ए सोसाइटी। तो नाउ लेट्स कम टू द रोल कि एज ए पेरेंट हमारा क्या रोल है। हम अपने बच्चों को कैसे इतना मेंटली स्ट्रांग बनाएं कि वो आने वाले वक्तों के स्ट्रेस को झेल सकें। जो दौर आज चल रहा है, अगर आज हमारा बच्चा 5 साल का है तो जब 20 साल के बाद वो इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आएगा और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो ये दौर और खराब हो चुका होगा, ये दौर और जालिम हो चुका होगा, ये दौर और ये लोग और समाज हमारा और क्रूएल हो चुका होगा। तो उसके लिए हमारे बच्चे को आज हमें तैयार करना है। आज हम कैसे तैयार करेंगे? आज हम इस तरह से तैयार करेंगे कि बच्चे को हम लोग फेलियर इज एन ऑप्शन इस बात को सिखाएं। हम लोग अपने बच्चे को सिर्फ सक्सेसफुल होने की स्टोरीज बताते रहते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें 90% मार्क्स लाने हैं, तुम्हें जिंदगी में ये करना है, मैं जिंदगी में अगर ये नहीं कर सका हूं तो तुम्हें ये करके दिखाना है। हम अपने बच्चे को बड़े बड़े चैलेंजेस देते हैं। हम लोग उनको कभी अपनी फेलियर्स की कहानी नहीं बताते हैं। एज ए पेरेंट हम अपने बच्चे के सामने हीरो बनना चाहते हैं। हमने अब अपने किस्से बताते हैं कि साहब मैंने ये तीर मार दिया, मैंने लाइट में पढ़ी, मेरे पास मीन्स नहीं थे, हम लोग लैम्प जला के पढ़ते थे और इस तरह से हमने अपनी जिंदगी में मेहनत करके हमने जिंदगी में हासिल की। हम सब अपनी सक्सेस स्टोरीज अपने बच्चों को बताते हैं, बट हमने जिंदगी में किस तरह से स्ट्रगल किया, हमने जिंदगी में किस तरह से लोगों को फेस किया, किस तरह से हमने फेलियर्स को फेस किया, तो ये हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को हम लोगों को ये जरूर बताना पड़ेगा कि तुम मेहनत करो और ट्राई टू अचीव द बेस्ट, बट फेलियर इज एन ऑप्शन। इवन इफ यू फेल, आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू। अगर तुम एग्जाम दे रहे हो और उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, डोंट फील शाई, डोंट अपना आप जिंदगी से मुंह मत मोड़िए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये कोई 1 साल का बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। आप दोबारा एग्जाम दोगे और उसमें आप फिर बेहतर कर सकते हो। तो इसलिए अपने बच्चों को फेलियर इज एन ऑप्शन आपको सिखाना पड़ेगा। उनकी नाजायज डिमांडों को या इवन जायज डिमांड को सब आप पूरा नहीं कर सकते। अपने बच्चे की जिद को कभी मत पूरा करिए। मैं सारे अपने पेरेंट्स को आते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि जो आपका बच्चा मांग रहा है, अगर आप उसको सब चीज देते रहेंगे तो बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं हो पाती है। अपने बच्चे को ना सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जिंदगी में हर वक्त यस नहीं होगा, इसको आप समझिए। जब तक बच्चा आपके पास है, आजकल आपका बच्चा कितने साल आपके पास है? मैक्सिमम 16-18 ईयर्स। उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, प्रोफेशनल कॉलेज में जाएगा, आपको छोड़ के अलग हो जाएगा। वहां पर उसकी बात कौन मानेगा? वहां पर उसके इन ख्वाहिशात को कौन पूरा करेगा? वहां पर जब उसके फ्रेंड्स उसको बुली करेंगे, फ्रेंड्स उसको परेशान करेंगे, तो क्या वो उतना मेंटली स्ट्रांग होगा कि उसको झेल पाएगा? अगर वो झेल नहीं पाएगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और किसी दिन आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसलिए मैं, आप सारे अपने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, इतनी मदर्स को मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे इतनी एंग्शियस हो जाती हैं। इतनी बच्चे की आंख अगर लाल होगी तो इतना परेशान है कि सर इसकी बच्चे की आंख लाल, कोई डरने की बात तो नहीं है। अरे भाई आंख लाल है, कौन सी उसकी जिंदगी इस पर चली जा रही है? अगर बच्चा माँ को देखता है, बच्चा अपने घर में लोगों को देखता है, छोटा बच्चा क्या है, बच्चे के ब्रेन से आप सोच के देखिए ना। अगर वो बच्चा माँ को देखेगा कि माँ हमारी इतनी परेशान है, तो वो क्या कर रहा है? माँ की एंग्जाइटी को इम्बाइब कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में वो एंग्जाइटी जा रही है। और वो एंग्शियस बच्चा आप उसको अगर बड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है वो एक वीक मेंटली बच्चा होगा और वो जाके फिर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा।
मदर को अपने मेरे सामने अक्सर इंजेक्शन लगाने मदर्स आती हैं, जब मैं बच्चों को इंजेक्शन लगाता हूं तो कहती है डॉक्टर साहब मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूं। मैं कहता हूं आप रुकिए, आप ही को तो देखना है। अगर आप बच्चे की परेशानी के वक्त उसको छोड़ के चली जाएंगी तो बच्चा क्या समझेगा कि मेरी मदर वीक है, और अगर मदर वीक है तो बच्चा भी वीक होगा। मैं बहुत इसको काफी मतलब एम्फसाइज करके मैं कहना चाहता हूं कि एज ए पेरेंट आपको बच्चे के सामने स्ट्रांग अपने आप को साबित करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को रोना धोना इस तरह से करना, अगर आप अपने आप को असहाय दिखाएंगे, अपने बच्चे को हेल्पलेस दिखाएंगे, तो बच्चा भी उस एंग्जाइटी को, उस पूरे मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर लेगा और उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत खराब होंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को मैं समझता हूं कि आप लोग को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर मत डालिए, उसके ऊपर छोटी छोटी बातों की जिदों को पूरा मत कीजिए, उसकी मतलब जिसे कहिए ना कि उनको फ्री हैंड पूरा दीजिए, बट उनके ऊपर सख्ती कीजिए। उनको अगर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर वक्त उनके मोबाइल में घुसे रहें या उनको देखते रहें, बट कभी ना कभी आपको बच्चे के मोबाइल को भी चेक करना चाहिए कि वो किन साइट्स को विजिट करता है और किन साइट्स में अगर वो आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत आइसोलेटेड है, डिप्रेस्ड है, बात नहीं कर रहा है, तो आप में उसको इंटरवीन करने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बात बात पर रिएक्ट कर रहा है, और तो आपको किसी न किसी काउंसलर्स की या पीडियाट्रिशियंस की हेल्प लेने की भी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों इसमें ये मैं बता दूं कि एज ग्रुप जो है 10 से 12 साल के बाद आपका बच्चा आपके हाथ से निकलने लगता है, तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये सारे काम जब आपका बच्चा 5 साल से लेके 12 साल के बीच में होगा तब आपको उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। देना आपको छोटे से ही, इवन जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा छोटा भी है और उसके रोने पे मदर परेशान हो रही है तो आपको स्ट्रांग बनना है और उसको एंग्जाइटी नहीं देनी है, बट उसको धीरे धीरे कहानियां सुना के उसको ब्रेव बनाना, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना। जैसे पहले, क्योंकि अब हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है, पहले दादा दादी का ये रोल होता था कि वो बच्चों को पैम्पर तो करते थे बट उनको बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी कहानियों में एक संदेश होता था ताकि बच्चा उसको सुन के समझता था कि हाँ मुझे भी स्ट्रांग बनना है। राजा रानी की कहानी सुनाते थे, परियों की कहानी सुनाते थे, जिसमें कि वो एक मैसेज देते थे कि बच्चे को किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बना जाए। आज क्या है, हमारी यूनिट फैमिलीज है, हमारे पास समय नहीं है, हम बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। बच्चा अपने कमरे में पड़ा हुआ है, वो प्ले स्टोर पे खेल रहा है या लैपटॉप पे खेल रहा है या पबजी खेल रहा है, और हम अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे अपने लोगों से चैट कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, फैमिली की तरह से अगर मैं एज ए पेरेंट, आप अपने बच्चे को समय दीजिए, सुख दुख में उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको बोलिए कि बेटा तुम अगर कुछ गलत भी करते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस दुनिया को हम लोग सब मिलके फेस करेंगे। वी आर एज ए यूनिट, वी आर एज ए फैमिली। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल आता है। अब आता है दोस्तों का रोल। यहाँ पर मैं यंगस्टर्स को संबोधित करूंगा, जो जवान बच्चे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि अपना दोस्त का सर्किल जरूर बनाइए। बहुत ज़्यादा आपके पास दोस्त नहीं होने चाहिए, बट कम से कम 2-3 दोस्त, मैं इसको कहता हूँ दोस्त को कमाना पड़ता है। यू हैव टू अर्न योर फ्रेंडशिप। दोस्त इज एन एसेट। फ्रेंडशिप एक एसेट होती है जो कि आपके बुरे वक्तों में आपका साथ देगी। दोस्त लोग वो होते हैं जो आपकी खामोशी को पहचान जाते हैं। दोस्त को आपको कहने की जरूरत नहीं होती कि आप परेशान हैं, वो आपको देखेगा, आपका बात करने के अंदाज से वो समझ जाएगा और पूछेगा क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हो। तो इस तरह के दोस्त आपको कहिए, मुझे कहता हूँ, उसको आपको पालना पड़ेगा, आपको उनको मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर आपके दोस्त आपके पास रहेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वो आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की भी बात देखें तो लास्ट कॉल अगर उसने की थी तो वो सुबह उसने अपनी सिस्टर से बात की थी। आई एम श्योर कि उसने अपनी सिस्टर को भी कुछ ना कुछ सिग्नल दिए होंगे, बट हो सकता है सिस्टर उसको समझ ना पाई हो, या अगर समझ गई होगी तो उसको बताना नहीं चाह रही है। और उसने फिर अपने दोस्त को कॉल किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि दोस्त की कॉल उसकी रिसीव नहीं हुई और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। हो सकता है अगर उसके दोस्त से बात हो जाती तो कुछ बातें हो सकती थी, संभल जाती, और हो सकता है सुसाइड बच सकता। तो दोस्तों इसमें दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। अपने दोस्तों को संभाल के रखिए, बचा के रखिए, वो आपके लिए एसेट हैं जो कि आपकी बहुत बड़ी, आपके लिए बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। अब तीसरा रोल आता है सोसाइटी का। एज ए समाज हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं ये धीरे धीरे बहुत तेजी से डीजनरेट हो रहा है। अगर आप देखिए, मीडिया खोलिए तो क्या है, मीडिया टीवी खोल के देखिए आप, हर वक्त लड़ाई हो रही है। 4 लोग बैठाए हुए हैं और चारों का मकसद क्या है, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को गलत साबित करना। इससे प्रोपोगेट क्या हो रहा है, इससे प्रोपोगेट हो रही है निगेटिविटी हमारे समाज में। बच्चा जो छोटा है वो क्या देख रहा है कि बड़े लोग ऐसे ही होते होंगे जो हर वक्त लड़ते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, सबको अपनी बात प्रूव करनी है। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारे जवानों में, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है।
हम लोग के, चाहे मैं इसको पॉलिटिशियंस को भी इसमें ब्लेम करूंगा, हम लोगों ने एक अजीब किस्म की समाज में लड़ाई छेड़ दी है। हिंदू मुस्लिम आप कह लीजिए, ऊंच नीच की लड़ाई छेड़ दी है, जात की लड़ाई छेड़ दी है, रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन की लड़ाई छेड़ दी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। लोग नफरतों के मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड निगेटिविटी इज ऑल अराउंड। इसमें पॉजिटिविटी की जगह ही नहीं है। जो लोग पॉजिटिविटी की बात करना शुरू करते हैं तो उनको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरह से चुप करा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि यार ठीक है भैया लड़ो, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए समाज भी हमारा गलत जा रहा है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि बच्चों में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें ना। अब मान लीजिए जैसे अभी एक हाथनी का जो बताया गया कि साहब एक सोशल मीडिया की पोस्ट ने पूरी मीडिया को इस तरह से फैला दिया उस खबर को कि जो कि बाद में पता चला कि उसको किसने बम खिलाया, किसने उसको अनानास खिलाया, पता भी नहीं है। लोगों को पता भी नहीं कि बेचारी ने कहाँ इस बम को खाया था, बट सोशल मीडिया में पूरा एक कहानी फैल गई कि साहब लोग नॉनवेज जो खा रहे हैं वो उसके ऊपर अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी जानवर को खा रहे हैं। तो इस तरह की अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जमाने में चलेगी, लोग इस तरह से जजमेंटल हो जाएंगे, तो सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है, इसको इम्प्रूव करने की भी जिम्मेदारी मेरी है और हम सब की है। मुझे तो लगता है कि टीवी आप लोगों को देखना छोड़ देना चाहिए और किसी ना किसी को एक PIL दाखिल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि जो डिबेट्स में जो लड़ाइयाँ हैं इसको बंद होनी चाहिए। हमारे पास 140 करोड़ लोगों में एक आदमी कोई गलत बात बोल देता है और उसके ऊपर हमारा मीडिया उसको 3 दिन उसके ऊपर अपनी TRP बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाता है। तो हम लोग जा किधर रहे हैं? वी आर गोइंग इन ए वेरी बैड डायरेक्शन और इसका जो असर है हमारा बच्चा ले रहा है और बच्चे के लिए भविष्य इससे हमारा खराब हो रहा है। तो दोस्तों एज ए सोसाइटी आई थिंक हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज में पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, निगेटिविटी को रोकें और बच्चों को बताएं कि भाई बगैर सोचे समझे तुम डिसीजन मत लो। जो भी न्यूज़ तुम्हारे पास आ रही है आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करो और उसके बाद आप इसके ऊपर अपना डिसीजन लो। इसके अलावा मैं समझता हूं कि समाज में हमारे जो NGOs जो काम कर रही हैं उनकी हम लोग को हेल्प लेनी चाहिए। सुसाइड हेल्पलाइन एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूं कि जिसकी आवश्यकता है कि सुसाइड हेल्पलाइन होनी चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हर आदमी के पास दोस्त हों, हर आदमी के पास ऐसे फैमिली मेंबर्स हों जहां पर वो कन्फाइड कर सके। बट मरने से पहले मैं समझता हूं कि एक आदमी अपनी व्यथा किसी न किसी को बयान करना ज़रूर चाहता है, तभी वो एक सुसाइड नोट लिख के भी जाता है। तो ऐसे में अगर कोई हेल्पलाइन होगी सुसाइड की और अवेलेबल होगा 24 घंटे कोई ना कोई, तो हो सकता है वो सुसाइड हेल्पलाइन पे बात करें और उसमें जो एक साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे उसको बातों में इंगेज करें और उसको इन्वॉल्व करें और उसको काउंसिल करें, तो हो सकता है कि सुसाइड इस तरह से अवॉइड हो सके। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो मेरा बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बात में बॉलीवुड निपोटिज्म पे जो डिस्कशन चल रहा है उसको मैं जरूर करना चाहूँगा। ये भी हमारी सोसाइटी, देखिए 4 दिनों पहले कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बॉलीवुड में निपोटिज्म है, इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत साहब ने आत्महत्या कर ली। आप ये बताइए कि आप अपने काम का जिम्मेदार समाज को कैसे ठहरा सकते हैं? अगर सुसाइड आपने किया है तो जिम्मेदारी भी आप ही की है। सुसाइड इज ए क्राइम, मैं इसको बड़े खुले लफ्जों में कह सकता हूँ, ये क्राइम है। आत्महत्या को किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ये मेरा बहुत साफ लफ्जों में आपसे कहना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे पे ब्लेम करेंगे, दूसरा आपके हाथ में नहीं है, आप दूसरे को थोड़ी संभाल पाएंगे, दूसरे को आप थोड़ी सुधार पाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को सुधार पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत इतने सफल एक्टर अगर बने हैं तो उसी बॉलीवुड में बने हैं जिसका आज निपोटिज्म का इतना जिक्र हो रहा है, इतनी बहस हो रही है। अगर निपोटिज्म होता तो आज शाहरुख खान वहां पर नहीं होते, आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। अमिताभ बच्चन ने अकेले अपनी जगह बनाई है अपने सोसाइटी में। मैन ऑफ द मिलीनियम उनको इसीलिए उसको खिताब नहीं दिया गया। वो शख्स जब इंडस्ट्री में आया था तो उस वक्त वो उसकी लंबाई उसका निगेटिव फैक्टर था। उनकी आवाज़ को कहा जाता था कि तुम्हारी आवाज़ नहीं अच्छी है। उस बंदे ने मेहनत करके अपनी आवाज़ को ही अपनी क्वालिटी बनाई, अपनी हाइट को ही अपनी क्वालिटी बनाई। और क्या उसके ऊपर बुरा वक्त नहीं आया? बीच में वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, बट उसके अंदर मेंटल इंड्योरेंस थी, उसको फाइट करने की क्षमता थी और उसने फाइट किया। उसने कभी शिकायत नहीं की कि हमारे पास बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं है, या उस वक्त भी राज कपूर के घराने हुआ करते थे और बड़े बड़े घराने चलते थे जो कि बॉलीवुड में हुआ करते थे। तो ब्लेम गेम मत करिए। मैं बॉलीवुड निपोटिज्म कहाँ नहीं है? नेताओं के घर में नहीं है क्या? नेताओं के बच्चे आज ऐश कर रहे हैं, वो नहीं है। और अगर मैंने मेहनत करके अपना एक पूरी अपनी जर्नी बनाई है तो उसका हक क्या मेरे बच्चे को नहीं है मिलना चाहिए? क्या मेरा बच्चे को मेरी सक्सेस का फायदा नहीं मिलना चाहिए? तो ये निपोटिज्म बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। हर जगह निपोटिज्म है। सिर्फ बॉलीवुड निपोटिज्म को ब्लेम करना, मैं समझता हूँ लोग अपने जैसे कि ये चैनल इसको अपनी TRP बढ़ाने के लिए कर रहे हैं
और जो बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उसको भी अपनी कहीं ना कहीं एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को लेकर मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मैं इसको समराइज करना चाहूँगा, एज ए पेरेंट अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट कीजिए। फेलियर इज एन ऑप्शन, ये आपको उसको बताना होगा। एज ए फ्रेंड अपने दोस्तों को पालिए, उनको सजाइए, उनको संवारिए। फ्रेंडशिप इज एन एसेट, उसको संभाल के रखिए। एज ए सोसाइटी पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए समाज में, तभी हमारा एक समाज बेहतर पड़ेगा और हम लोग हो सकता है सुसाइड को प्रिवेंट करने में कामयाब हो सकें। दोस्तों अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।